न्याय म्हणजे सत्याचा विजय. पण सत्य शोधायचं कसं? न्यायासाठीचा प्रवास सोपा आहे का? तुमच्या हक्कांची संपूर्ण माहिती आहे का? कायद्याचे गूढ उलगडणार, सत्य समजावून सांगणार तज्ञ वकील. महत्त्वाच्या कायद्यांपासून ते गुंतागुंतींच्या प्रकरणांपर्यंत स्पष्ट उत्तर, ठोस मार्गदर्शन. एक व्यासपीठ जिथे प्रत्येक प्रश्नाला मिळेल योग्य उत्तर. लवकरच येत आहे कायद्याचा नवा कट्टा, फक्त BBS न्यूज नेटवर्क 24 तासवर, जिथे प्रत्येक शब्दाला असतो न्यायाचा आधार. नमस्ते, आप देख रहे हैं BBS न्यूज़ नेटवर्क और हमेशा हम कोई अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है अजय कुलकर्णी, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के सबसे बड़े डेवलपर है नासिक में, और काफ़ी हद तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों को दिए हैं। सर, आपका BBS न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट प्लान ये क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है? इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग है उसकी क्या क्या खूबियाँ है, या किस तरीके से लोग वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ओके, ये छोड़िए। पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम अजय कुलकर्णी है। मैं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं कोटक इस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं। सवाल आपका बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट है सर, कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, आज के ज़माने में जैसे खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, उसी प्रकार से आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से अपनी महंगाई थी, आज वो महंगाई 100 गुना बढ़ चुकी है। आज से 10 साल पहले तक का जितना भी वैल्यू का दूध मिलता था, आज वो वैल्यू 10 गुना बढ़ चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो हमें बहुत ज़रूरत रहेगी इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को खंगालने की, इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की। आज जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया था, हम सब अपने घर पे बंद थे। हमने ये देखा कि वही व्यक्ति इस कोरोना काल में सुकून की ज़िंदगी जी पाया जिसके पास पैसा था। और वो पैसा क्यों था? क्योंकि उस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग, उसने अपने सेविंग का प्लानिंग करके रखा था। इसी कारण से मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा सर, जैसे आज पानी पीना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करना ये अनिवार्य हो गया है हर एक के लाइफ में। जी, आपकी सही बात है कि इन्वेस्टमेंट प्लान करना ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी सेक्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान में, जो कौन सी सेक्टर होते हैं, या जैसे कोई कंपनी होती है आपकी, जैसी कोटक महिंद्रा कंपनी है, उस तरीके से आप जो इन्वेस्टमेंट प्लान में जीवन बीमा निगम देते हैं, या कोई बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्लानिंग देते हैं, तो वो प्लानिंग की सेक्टर्स क्या है, जरा प्रेक्षकों को बताएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आज के ज़माने में 2 ही सेक्टर्स हैं। एक है गारंटीड सेक्टर, जिसमें कि कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है, और दूसरा है नॉन गारंटीड सेक्टर, जिसमें रिस्क अवेलेबल है लेकिन उसके रिटर्न्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स को देखेंगे तो वो रिटर्न्स बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसे कई सारे सेक्टर्स आज के ज़माने में है, आज के मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सेक्टर्स गारंटीड हो सकते हैं या वो नॉन गारंटीड हो सकते हैं। अगर गारंटीड सेक्टर में देखा जाए तो उसमें भी इंश्योरेंस, SIP दैट इज म्यूचुअल फंड, ये 2 बूमिंग सेक्टर्स फिलहाल में चल रहे हैं, जहां सारी चीजें गारंटीड के स्वरूप में आती हैं। नो डाउट म्यूचुअल फंड में नॉन गारंटीड कंस्ट्रेंट भी होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि गारंटीड प्लेटफॉर्म भी कस्टमर को मिलता है। तो कस्टमर के एपेटाइट या कस्टमर के पैसा भरने के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसने गारंटीड में जाना चाहिए या नॉन गारंटीड में। एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आपको अपने अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं, आपको अलग अलग सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना हार्ड अर्नड मनी, अपना पसीने से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने गारंटीड प्लेटफॉर्म में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए और नॉन गारंटीड प्लेटफॉर्म में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो टाइम रहे, आपका जो फ्रेम रहे, वो मैच करके उसको रिटर्न्स उस हिसाब से अच्छे आ सकते हैं।
सही बात है आपकी, लेकिन ये जो आपने एसआईपी बताया, ये एसआईपी क्या है, या इस एसआईपी में हम लोग इन्वेस्ट क्या कर सकते हैं, किस हद तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कितने पैसे उसमें लगाना चाहते हैं? समझ लो मेरे पास 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये महीना जी। मैं एसआईपी में लगा तो मुझे उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? जी सर, देखिए ये जो आपका सवाल है ये एकदम पर्टिकुलर सवाल है। मैं बता दूं सर, एसआईपी जो होता है इसको इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसके अंतर्गत में आप महीना दर महीना अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं एसआईपी म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा होता है, म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस में एसएसएस बोला जाता है, दैट इज सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत आप अपना इंश्योरेंस में भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को एक चीज बता दूं कि जब भी आप ईयरली प्रीमियम के स्वरूप में या ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट पूर्ण रूप से उसमें इन्वेस्ट होता है। लेकिन जब आप अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली में जाते हैं तो आपको 52 रुपया भरना पड़ता है उसी वैल्यू के लिए। जब आप क्वार्टरली स्वरूप में जाते हैं तो आपको 26 रुपया 50 पैसा लगता है, यानी आप 100 रुपए के लिए जो वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए आपको 26 रुपया प्रति 3 महीना भरना पड़ता है। तो कभी भी मैं एज एन एक्सपर्ट मैं हमेशा आपके व्यूअर्स को यही बताऊंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसे वार्षिक रीत्या ही करना कभी भी अच्छा होता है। तो ईयरली में जाइए, आपका वैल्यू अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। जी आपकी बात सही है, वैल्यू अच्छा बढ़ सकता है जी। लेकिन ये जो बैंक सेक्टर है, समझ लो यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, या कोई भी अदर गवर्नमेंट बैंक है, उसमें एसआईपी की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, आप मुझे बताएंगे? ओके सर, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस के लिए अगर मैं शुरू करूंगा ना तो सर मुझे 4-5 घंटा भी कम पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जी मुझे पहले ना ये बताइए कि जो बैंक है वो बैंक यूनियन बैंक हो या स्टेट बैंक हो, इसमें एसआईपी की जो सुविधा है वो उपलब्ध है या? जी सर, एसआईपी ये हर ब्रांड के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं, हर कंपनी को एक निर्देश दिया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी के स्वरूप में होना ही होना चाहिए, राइट। बहुत सारे फंड्स हैं जो एसआईपी में काम करते हैं। अगर मैं कुल मिला के बोलूं तो 600 के ऊपर ऐसे फंड्स हैं फिलहाल मार्केट में जो आपको एसआईपी की ये देंगे, आपको फैसिलिटी देंगे एसआईपी करने की। तो आप जिसमें भी चाहिए, आपको स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, हर प्रकार के सेक्टर्स में आपको एसआईपी का बेनिफिट मिल सकता है। अब रही बात सर इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस ये बहुत 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 जरूरी एस्पेक्ट है लाइफ में, क्योंकि एक सिंपल चीज बताऊंगा मैं कि आपने देखा है, आपने अगर 4 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ा होगा तो आपने एक चीज देखा होगा सर कि भारत में पिछले 23 साल में 3000 नए वृद्धाश्रम बने, 3000 नए वृद्धाश्रम, राइट। इसका अर्थ क्या है कि आज इतनी फास्ट लाइफ में लोग अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान नहीं किया था उनके माता पिता ने। आज अगर आप देखेंगे 2005 के बाद किसी को भी पेंशन नहीं है। आप क्लास 1 ऑफिसर हो या नहीं हो, आपको पेंशन नहीं है। और भारत में बोला जाता है सर कि जिसको नहीं पेंशन उसके लाइफ में टेंशन। आजकल जमाना और बदल गया है, जिसको है पेंशन उसको भी टेंशन, क्योंकि आप देखते हैं कि 100 रुपया अगर महीना आप कमा रहे हैं तो आपका पेंशन 34 रुपए या 48 रुपए के आसपास आता है। एक व्यक्ति जिसको 100 रुपए कमाने की आदत होती है महीने की, एकदम से जब उसको 30 रुपया या 40 रुपया प्रति महीना आता है, उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। तो पेंशन को प्लान करना, रिटायरमेंट को प्लान करना, यह बहुत अनिवार्य है। और इंश्योरेंस आपको यह ताकत देता है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने का, क्योंकि जितने भी रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंश्योरेंस अग्रगण्य है रिटायरमेंट का प्लान करने के लिए, राइट। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेविंग। सेविंग भी बहुत जरूरी चीज है। भारत में आपने अगर देखा होगा, जितने भी सीनियर सिटीजन थे वो 100 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए के पगार पे अपना कारकिर्द शुरू किया था उन्होंने उस समय पे। फिर भी आप सोचिए कि आज उनके पास में एक घर है, उनके पास में एक गाड़ी है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। आज की जनरेशन पैकेज पे बात करती है,
लेकिन अगर 25 तारीख को या 28 तारीख को आप उनको बात करके उनको फोन करके बोलेंगे कि 25,000 रुपए भेज, वो नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि आजकल सेविंग की हैबिट कम हो गई है। बहुत जरूरी है हमें सेविंग की हैबिट अपने सोसाइटी में डालना, और ये हैबिट इंश्योरेंस के थ्रू आपको आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों की पढ़ाई। आज से 10 साल पहले आप सोचिए कि पढ़ाई का खर्च क्या हुआ करता था। हम अपने साथ एक बैग और एक लेखनी लेकर स्कूल जाया करते थे। आज के बच्चे वो नहीं, बाजार का थैला लेके, बिल्कुल कोई भी थैला उठाकर जा सकते थे, ये सिचुएशन थी। आपने कभी ये देखा है सर कि आपके बच्चे का पिछले साल का फीस ज्यादा था, इस साल का फीस कम हो गया है? कभी आज तक का देखा है? कभी शिक्षण का पैसा कम हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं, और आगे चलकर भी नहीं होगा। इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स आपको यह ताकत देता है कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन का प्लान कर सकते हैं। एक बार सोचिए सर कि किसी दिन आपके पास आपका पोता या पोती आती है, आपका ब्लेजर इस तरीके से खींचते हैं और बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस, मेरा एमएस करने के लिए जर्मनी में सिलेक्शन हो गया है। आप खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे। लेकिन जैसे ही आप एनेक्स्चर 2 पलटाएंगे और उसमें लिखा रहेगा काइंडली क्रेडिट 49,99,999 टुवर्ड्स जर्मन यूनिवर्सिटी, आपका सुख दुख में बदलना शुरू होगा। लेकिन अगर आज से आपने टुकड़े टुकड़े इकट्ठा कर कर उस समय तक का रखा, तो आपको किसी के भी पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, या आपके सुख को दुख में बल्टाने की भी जरूरत नहीं। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट आपको यह ताकत देते हैं। जैसे नवजात शिशु के लिए या बच्चों के लिए हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं? उसके समझ लीजिए बच्चा आज उसने जन्माया, पैदा हुआ है जी, उसको हम लोग SIP के थ्रू या किसी और इंश्योरेंस के थ्रू करना चाहते हैं, और उसे पेंशन लागू हो जी या बाद में, तो वो किस तरीके से प्लानिंग करना? सर, इस बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मैं भारत की एक विटंबना की बात करूंगा। भारत में एक बहुत खतरनाक विटंबना चल रही है, राइट? उदाहरण के तौर पे मैं और आप एक दूसरे को 40 साल से पहचानते हैं, 40 साल से पहचानते हैं। अब सडनली किसी दिन आपको पता चलता है कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं, और उस दिन आप सामने से आ रहे हैं और मैं इस तरफ से आ रहा हूं। जैसे ही आप मुझे देखेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे? छुप जाएंगे, पीछे मुड़ जाऊंगा, पीछे मुड़ जाएंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही तंग न करे, ये मुझे तंग करेगा, ये मुझे बोलेगा पॉलिसी लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, यही चीज बोला जाएगा। सर, एक चीज बता देता हूं मैं, जब घर का कोई कर्ता गुजर जाता है ना, तो उस घर में जितने भी लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ लेने वहां पहुंचते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो कुछ देने वहां पहुंचता है, और वो होता है इंश्योरेंस वाला। उसके मृत्यु पर उसको क्लेम का वैल्यू देने के लिए जो पहुंचता है, वो होता है इंश्योरेंस वाला। हम उसी से कन्नी काटते हैं जो मेरे बाद मेरे फैमिली को ध्यान रखने वाला है। आज अगर कल सुबह आपको पता चलता है कि अजय कुलकर्णी का देहांत हो गया, और आप और मैं, हम 50-60 साल से मित्र हैं, 40 साल से मित्र हैं, आप मेरे घर पे आएंगे, मेरे बीवी को सांत्वना देंगे, मेरे बच्चों को सांत्वना देंगे। मेरी बीवी पूछेगी आपको, बोलेगी आपको कि हाँ ये बहुत बुरा हो गया, लेकिन सर बच्चे का इंजीनियरिंग का फीस भरना है, थोड़ा सा 3 लाख रुपए दीजिए ना। क्या आपकी कैपेसिटी है 3 लाख रुपए देने की? नहीं, कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। हम किसी के मौत पे क्या देते हैं? बेसन और भाकर छोड़ के और कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सलाह उस समय पर मैंने मान ली होती, और मैंने अपने फैमिली के लिए और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जिसमें कि बड़ा वैल्यू अवेलेबल है, वो अगर लेकर रख लिया होता, तो आज मेरे बीवी को या मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। तो इंश्योरेंस इसी कारण से बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इंश्योरेंस जरूरी है। ये आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे कि ये इंश्योरेंस जो है वो काम कैसे करता है और उसका क्लेम कैसे किया जाए? बहुत बेहतरीन सवाल है सर, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, बहुत सारी जगह पर ना अलग अलग चीजें चलती हैं, राइट? बहुत सारे लोग मार्केट ये करते हैं कि इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलता है, राइट? सबसे पहली चीज, ये जो क्लेम का प्रोसेस है, ये पहले दिन से शुरू होता है। जब आपके पास कोई इंश्योरेंस वाला आकर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछता है, तो आपका काम बनता है कि उसको करेक्ट इंश्योरेंस के डिटेल्स, आपके करेक्ट पूरे डिटेल्स दें।
राइट। बहुत बार मेडिक्लेम के स्वरूप में लोग ये छुपाते हैं कि मुझे आज से 10 साल पहले कुछ हुआ था या 5 साल पहले कुछ हुआ था। आपका अंडर इंश्योरेबल एक्ट आपका काम बनता है कि आप पूरा इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को दें, राइट। ये इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट अंडर राइटिंग। एक व्यक्ति जो आपके पास इंश्योरेंस लेकर आता है उसका काम है पहला अंडरराइट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सर क्लेम का प्रॉब्लम क्यों होता है, जब हम अपनी पहला तो चीज हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं। दूसरा, जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके साथ उसके रिपोर्ट्स के साथ में छेड़छाड़ होती है, राइट। अगर देखिए सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शन इज ड्रिंक एंड ड्राइव। सबसे ज्यादा क्लेम्स रिजेक्शंस ड्रिंक एंड ड्राइव के रिजेक्शंस आते हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 14% केसेस में क्लेम अनसेटल्ड होता है बिकॉज ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव। जब कभी आपके पास इंश्योरेंस वाला आता है वो आपको पूछता है क्या आप अल्कोहल लेते हैं, क्या आप टोबैको लेते हैं, नशा करते हैं, आप बोलते हैं नहीं, क्योंकि आपके आसपास में आपकी बीवी या बच्चे बैठे होते हैं जब आप फॉर्म भरते होते हैं। और जब कल जाकर किसी व्यक्ति का देहांत होता है और पता चलता है कि उसके विसेरा रिपोर्ट में या किसी भी स्वरूप में पता चलता है कि अल्कोहल है, तो वो क्लेम को सेटल नहीं किया जाता है। तो मेरी आपके व्यूअर्स के साथ में थ्रू योर मीडियम मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति के पास आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप कोई भी चीज ले रहे हैं, सच्चाई पूर्ण रूप से बताइए, सच्चाई पूर्ण रूप से बताइए। अब आ जाते हैं सर हम प्रोसेस पे। जब भी किसी का देहांत होता है तो पहले 90 दिन के अंतर्गत उस व्यक्ति के फैमिली को ये जो देहांत हुआ है, जो भी व्यक्ति का देहांत हुआ है, उसका इंटीमेशन ब्रांच ऑफिस में या टोल फ्री नंबर के स्वरूप में कंपनी तक पहुंचाना अनिवार्य होता है। जब आप कंपनी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो कंपनी के पास में आज का नया ओम्बड्सपर्सन का रूल मैं बता दूं कि उनका काम है कि आगे के 14 दिनों के अंदर इस पूरे क्लेम को प्रोसेस के स्वरूप में पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। उसके बाद में 14 दिन के बाद में विद इन 60 डेज इस क्लेम को सेटल करना यह अनिवार्य है। बहुत सारे कंपनीज में अगर 60 दिन के अंदर यह क्लेम सेटल नहीं होता है तो उस नॉमिनी को इंटरेस्ट के स्वरूप में पैसा देना यह बांधिल है उस कंपनी को। यह आईआरडीए का ओम्बड्सपर्सन का नया रूल आया हुआ है। तो यह क्लेम का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव का, जिसका भी डेथ हुआ उसका रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच आता है तो वहां का जो भी ऑपरेशन पर्सन रहेगा वो उसको पूर्ण रूप से मदद करेगा, पूर्ण रूप से मदद करेगा, राइट। सो इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। बॉन्ड में आप जब भी जो भी बॉन्ड आपका आता है, इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट, उसमें जो भी आपके क्लेम के संबंधित लिखावट होती है वो आपके बॉन्ड में मौजूद होती है। उसको पढ़कर अपने नॉमिनी को उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये थे अजय कुलकर्णी जो हमें इंश्योरेंस के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं उन्होंने बताई है। इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है, आप भी इंश्योरेंस निकालें। अपने जो परिवार है उसको सुख समाधान रखने के लिए या कुछ उसका डेथ होने के बाद या उसका देहांत होने के बाद जो कुछ राशि मिलती है उससे आपके परिवार का और आपका गुजारा हो सके। तो अजय श्रीवास्तव से हम आगे भी बातचीत करेंगे। आप जब तक देखिए बीबीएस न्यूज़ नेटवर्क नासिक। नमस्कार नाशिककर, आज आपण आहोत ललित रुंठा ग्रुप यांच्या रुंठा फ्लोरेन्झा या प्रोजेक्टला। तर हा प्रोजेक्ट आहे प्रीमियम लोकेशनला, म्हणजेच गोविंद नगर जवळ। या प्रोजेक्ट मध्ये आपण 20हून अशा लक्झरियस अमेनिटीज दिलेल्या आहेत, जसे की वॉकिंग ट्रॅक, मल्टीपर्पज हॉल आणि यासारख्या भरपूर अशा युनिक अमेनिटीज। चला तर मग बघूया आपण आपला सॅम्पल फ्लॅट। तर हा आहे आपला